नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे। साथियों, हम लोग सीटेट सितंबर 2026 के लिए एसएसटी पेपर 2 कर रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। क्लास 6 का ज्योग्राफी है वो चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। एक एक लाइन एक एक चैप्टर से उठा रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि सीटेट में लाइन बाय लाइन प्रश्न पूछा जाता है। मेरे भाई, हमने कल जो वीडियो समाप्त किया वहीं से प्रश्न उठाया गया है। आप ये मत काउंट करिए कि क्वेश्चन 8 हुए, 10 हुए, 15, 20 कितने हुए। साथियों, जो भी प्रश्न हो रहे हैं, एक प्रश्न में 10-10 प्रश्न आप समझ रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। मेरा गारंटी है कि यदि आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लिए, यानी क्लास 6, 7, 8 के, आज मैं आपको क्लास 6 का ज्योग्राफी करा रहा हूँ। जैसे खत्म होगा फिर 7 का, फिर 8 का ज्योग्राफी, फिर आपका हिस्ट्री 6, 7, 8, फिर पॉलिटी 6, 7, 8। यदि आपने इतना कर लिया तो मेरा गारंटी है, मैं लिखित दे सकता हूँ आपको कि आप 55+ नंबर एसएसटी में लाएंगे। ये मेरा गारंटी है आपसे। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 12 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को हम देखते हैं, फिर सही उत्तर का चयन किया जाएगा। देखिए, प्रश्न है, एक तरफ भूआब है, नीला ग्रह है, चंद्रमा है और बुध है। अब इन दूसरे तरफ स्तंभ बी जो है उससे मिलान करना है। ठीक है ना? देख लिए, पढ़ लिए। अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आइए ऑप्शन की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। ऑप्शन आपके सामने ये 4 है। तो सही उत्तर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1, यानी A3 से, B1 से, C2 से, D4 से। आइए इसको समझते हैं। देखिए मेरे भाई, ध्रुवों पर पहले इसको हम समझ लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मिलान करेंगे तो आप देखेंगे भूआब यानी जियोड कहा जाता है। ध्रुवों के पास पृथ्वी का थोड़ा चपटा आकार, उसे भूआब कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष से देखने पर 2/3 पानी से ढकी सतह का रंग नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक आकाशीय पिंड है, वो चंद्रमा है। बुध बिना किसी उपग्रह वाला सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है ना? इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा। देखिए, भूआब का शाब्दिक मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार वाला। साथियों, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है ना, तीसरा ग्रह है। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और आकार में, यानी आकार की बात करें तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। बात समझ में आ रहा है? चंद्रमा का जो व्यास है ना मेरे भाई, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, लेकिन यह पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण हमें बड़ा दिखाई देता है। वहीं सौरमंडल में केवल बुध और शुक्र ही ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। साथियों, सवाल पूछा जाएगा सौरमंडल का वो सबसे छोटा ग्रह कौन है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? सवाल है बुध। ठीक है ना? ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए, पृथ्वी को सक्रिय ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को सक्रिय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना? क्योंकि इसका वायुमंडल और आंतरिक भाग में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए हम इसको सक्रिय ग्रह कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, उपसौर तथा अपसौर की खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में क्रमशः सही तिथियों का युग्म कौन सा है? तो मेरे भाई ध्यान रखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। देखिए, पृथ्वी का सूर्य के सबसे निकट होना उपसौर है, और सबसे अधिकतम दूरी पर जाना
अपसौर होता है। सबसे निकटतम दूरी पर होना उपसौर है, सबसे अधिकतम दूरी पर जाना अपसौर है। उपसौर 3 जनवरी को और अपसौर 4 जुलाई को होता है, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। बात को समझिए कि जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है। वहीं ठीक इसके उल्टा पृथ्वी सूर्य से जब बहुत दूर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, जो 4 जुलाई को ऐसी स्थिति बनती है। ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना, वो न्यूनतम 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। वहीं अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी है वो मेरे भाई 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। पृथ्वी की इस अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कारण ही उपसौर और अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। मेरे भाई सवाल पूछा जाए उपसौर और अपसौर की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी के दीर्घवृत्ताकार कक्षा होने के कारण। ये बात आपको ध्यान रखना है। इन दोनों स्थितियों के कारण पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की मात्रा में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पहला कथन है, मंगल सौर मंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। दूसरा कथन है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं और इसे पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तीसरा कथन है कि नेपच्यून ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह सबसे ठंडा है। अब कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 कथन सही हैं। पहला और दूसरा कथन मात्र सही है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड होने से यह लाल दिखाई देता है और इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह कथन सत्य है। ठीक है ना। तीसरा कथन असत्य क्यों है? क्योंकि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। नेपच्यून केवल सबसे दूर और सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे छोटा ग्रह मंगल है, पहला कौन है? बुध है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर ही स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। नेपच्यून, जिसे वरुण कहते हैं, नेपच्यून ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 164.8 वर्ष का एक लंबा समय लगता है। वहीं नेपच्यून मेरे भाई वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस पाई जाती है। नेपच्यून के वायुमंडल में, ध्यान से समझिए, नेपच्यून के वायुमंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं, जिससे इसका रंग हल्का धुंधला नीला दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, एक तरफ सूची 1 कह रहा है कि ग्रह की विशेषता, दूसरे तरफ कह रहा है ग्रह का नाम। किस ग्रह का क्या विशेषता है ये आपको बताना है। एक तरफ ग्रह है, एक तरफ उनकी विशेषता है। बताइए। 67 उपग्रहों वाला आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है ये बताना है। और विलियम हर्चेल द्वारा 1781 में खोजा गया लेटा हुआ ग्रह कौन है ये बताना है। और
चारों ओर वलय वाला दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है ये बताना है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ठंडा ग्रह कौन है ये बताना है। आइए अब हम चलते हैं विकल्प पे, आपको ये बताना है। अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए ऑप्शन आपके सामने 4 है मेरे भाई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पहले का तीसरे से, बी का 4 से, सी का 1 से। पहले का तीसरे से, ठीक है ना, यानी 67 उपग्रहों वाला आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो मेरे भाई बृहस्पति है। इस तरह विकल्प आपका ये पहला सही हो जाता है। ध्यान रखिए बृहस्पति जो है ना 67 उपग्रह वाला है और वह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, दो बातें यहाँ समझिएगा। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, यानी 67 उपग्रह हैं, ठीक है, और यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं यूरेनस की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि शनि के चारों ओर वलय हैं और वह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। किसके चारों ओर वलय हैं? तो शनि के चारों ओर वलय हैं और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला कौन है? बृहस्पति है। दूसरा कौन है बड़ा ग्रह? तो शनि है, ठीक है ना। वहीं नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर है और यह ठंडा ग्रह है। यह भी ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसे भी आप जान लीजिए। यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव यानी लगभग 98 डिग्री के कारण ही अंतरिक्ष से देखने पर वह लेटा हुआ प्रतीत होता है। सवाल पूछा जाए यूरेनस यानी जो अरुण है उसे लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि अपने अक्ष पर वह 98 डिग्री झुका हुआ है, बहुत अधिक झुका है, इसीलिए उसे वह लेटा हुआ दिखता है। वहीं बृहस्पति के उपग्रहों में गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है जो आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है, ठीक है ना। आगे समझिए, शनि के जो छल्ले हैं यानी जो रिंग्स हैं मुख्य रूप से बर्फ के टुकड़ों, धूल और चट्टानी कणों से बने हैं। इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। शनि के जो छल्ले हैं वो किससे बने हैं? धूल से, कण से, बर्फ से, चट्टान से, ठीक है ना। खगोलीय विज्ञान में नए शोधों के अनुसार ग्रहों के उपग्रह की संख्या बदलती रहती है, आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 16 नंबर और कथन कारण वाले प्रश्न है। पहले हम कथन पढ़ लें फिर आगे विकल्प देखेंगे। पहला कथन है कि बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सौर मंडल में सबसे अधिक तेजी से घूर्णन पूर्ण करने वाला ग्रह है। कारण है कि बृहस्पति ग्रह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा कर लेता है। अब 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर क्या होगा? तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों बात बिल्कुल ठीक है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे आप जान लीजिए। बृहस्पति का द्रव्यमान सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के सम्मिलित द्रव्यमान का लगभग 2.5 गुना है, जिसके कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली, बहुत अधिक है। किसका? बृहस्पति का। साथियों ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति की सतह पर एक विशाल लाल धब्बा दिखाई देता है जो वास्तव में पिछले कई 100 वर्षों से चल रहा एक विशाल चक्रवाती तूफान है। साथियों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। सौर मंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना स्वयं का सघन वायुमंडल मौजूद है, ठीक है ना। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है, यानी पानी से भी कम। यदि इसे किसी विशाल महासागर में रखा जाए तो यह पानी पर तैरने लगेगा। कौन? शनि ग्रह। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि नील आर्मस्ट्रांग ने किस वर्ष और किस तिथि को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा? यानी नील आर्मस्ट्रांग ने कब चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था? 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए, कमेंट करिए और बताइए। चलिए बताइए। देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 21 जुलाई 1969 को। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। साथियों अगर हम बात कर रहे हैं नील आर्मस्ट्रांग की, तो यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन के कमांडर थे, ठीक है ना।
नासा के द्वारा, यानी अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके द्वारा अपोलो 11 मिशन के कमांडर थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसके द्वारा वे चंद्रमा पर पहुंचे थे मेरे भाई। चंद्रमा की सतह पर अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल उतरा था। उस स्थान को ऐतिहासिक रूप से ट्रैंक्विलिटी बेस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद इसी मिशन के सदस्य बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति बने थे। सवाल अक्सर पूछा जाता है कि चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। तो पहले तो हम सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, तो दूसरे कौन थे मेरे भाई? तो इसी मिशन यानी अपोलो 11 मिशन के ही एक सदस्य थे बज एल्ड्रिन, ठीक है ना। उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद दूसरे व्यक्ति बने चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन पे पहले विचार कर लेते हैं। कथन है मेरे भाई पहला कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। दूसरा कथन है कि चंद्रमा का परावर्तित प्रकाश हमारी पृथ्वी पर लगभग 1 मिनट 25 सेकंड में पहुंचता है, जिसे चांदनी कहते हैं। तीसरा कथन है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का आधा यानी 1/2 है। अब उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखिए मेरे भाई, सही कथन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी कथन क्या हैं? सही। देखिए ये तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिए। तीसरा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/2 हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिए। विकल्प तीसरा आपका सही है, ठीक है ना। पहला और दूसरा कथन ही सही है। देखिए चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का है। चांदनी जो रात है यानी मून लाइट है, होता क्या है, जो चंद्रमा है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा उसे पृथ्वी तक परावर्तित कर देती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी तक इस लाइट को पहुंचने में 1 मिनट 25 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। इसलिए दोनों कथन सत्य है। वहीं ध्यान रखिए कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 हिस्सा है, ठीक है ना। 1/2 लिखा था जो कि गलत है। देखिए चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने यानी घूर्णन का समय और पृथ्वी का चक्कर लगाने यानी परिक्रमण का समय लगभग एक समान होता है। यही कारण है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का हमेशा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का एक भाग में क्यों दिखाई देता है? तो घूर्णन और परिक्रमण दोनों लगभग सेम है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ दिन का तापमान बहुत अधिक और रात का तापमान अत्यधिक ठंडा होता है। वहाँ ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। चंद्रमा की सतह पर विशाल गड्ढे, पर्वत और मैदान हैं, जिनकी छाया को हम पृथ्वी से पूर्णिमा के दिन स्पष्ट देख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। आइए हम देखते हैं, सुमेलित करते हैं और देखते हैं। देखिए बताइए कौन से विकल्प किससे मिलेंगे, पढ़ लीजिए पहले, पढ़िए और पढ़ के फिर विकल्प मैं देता हूं। विकल्प देखिए और सही उत्तर बताइए। पढ़ लिए, बढ़ें आगे। चलिए ये 4 विकल्प आपके सामने है, सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों सही होगा? तो मेरे भाई समझिए इसको। भारत द्वारा बनाए गए मानव निर्मित उपग्रह जैसे आर्यभट्ट हुआ, एजुसेट हुआ, ओशन सेट हुआ, ठीक है ना, यानी पहले का जो पहला ए है उसका मिलान 2 से हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वी से चंद्रमा की कुल जो दूरी है वो 3,84,400 है, इसलिए बी जो है बी का मिलान हो जाएगा 4 से, ठीक है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, इस तरह से सी जो सही हो जाएगा ए का मिलान सी के साथ होगा। उसके बाद उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इस तरह से डी का जो मिलान है
O3 के साथ हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है ना? चलिए देखिए मेरे भाई, आर्यभट्ट भारत का पहला वैज्ञानिक कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1775 को, कब 19 अप्रैल 1775 को सोवियत संघ की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिकों के मतानुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं वास्तव में ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं, जो बहुत वर्ष पहले किसी भयानक विस्फोट के कारण टूट गए थे, अलग हो गए थे। अंतरिक्ष विज्ञान में एडुसेट भारत का पहला ऐसा कृत्रिम उपग्रह है जिसे विशेष रूप से केवल शिक्षा क्षेत्र यानी एजुकेशनल सेक्टर के विकास के लिए स्थापित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशन के लिए किसे किया गया है? तो एडुसेट को। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है और कह रहा है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कारण है कि इन जलते हुए पिंडों को सामान्य बोलचाल की भाषा में टूटता हुआ तारा कहा जाता है। बताइए सही कथन क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बात समझिए, जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो घर्षण के कारण जल उठते हैं, इसलिए पहला तो कथन सत्य है, लेकिन इन्हें ही आम भाषा में टूटता हुआ तारा कहते हैं। एक कारण भी सत्य है, परंतु इसे टूटते हुए तारा कहना और इसके जलने या प्रकाश उत्पन्न करने का दोनों का संबंध नहीं है। टूटता हुआ तारा होना और प्रकाश उत्पन्न करना है, दोनों का संबंध नहीं बन पा रहा है, स्पष्ट कारण नहीं हो पा रहा है, इसलिए आर ए की व्याख्या नहीं करता। मेरे भाई बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके। देखिए, वायुमंडल की मध्यमंडल परत में प्रवेश करते ही अंतरिक्ष से आने वाले अधिकांश उल्कापिंड घर्षण के कारण जलकर समाप्त हो जाते हैं। जो उल्कापिंड पूरी तरह बिना जले पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं वे धरातल पर बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करते हैं, जैसे महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोनार झील। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले ये उल्कापिंड पृथ्वी की ओर अत्यधिक तेज गति से खींचे चले आते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस खगोलीय स्थिति को क्या कहा जाता है और यह किस दिन घटित होता है? बताइए। मतलब सीधा सा प्रश्न ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो इस खगोलीय स्थिति को क्या कहा जाता है और यह किस दिन घटित होता है? तो मेरे भाई 4 विकल्प हैं आपके सामने, लेकिन जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। इसे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो इसे युति कहते हैं और ऐसी स्थिति अमावस्या को बनती है। तो विकल्प दूसरा आपका सही है, ध्यान रखिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है मेरे भाई तो इस स्थिति को युति कहते हैं। अच्छा, जिसके कारण चंद्रमा की छाया क्या होती है ना पृथ्वी पर, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है ना? देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का केवल बाहरी भाग दिखाई देता है, जिसे सूर्य किरीट या कोरोना कहा जाता है। साथियों, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों मिलाकर घटनाएं हो सकती हैं। मतलब एक साल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों को मिलाकर के 7 बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसके कारण समुद्र में ऊंचे ज्वार आते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन देखते हैं। पहला कथन है कि पूछल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। पहला कथन कह रहा है कि जो पूछल तारे होते हैं या धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। दूसरा है कथन कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पूछल तारे का सिर
सूर्य से दूर बाहर की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य की तरफ होती है। तीसरा है कथन कि कुइपर मेखला नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। अब आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आइए विकल्प हम देखते हैं, 4 विकल्प आपके सामने है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, यानी पहला और तीसरा कथन मात्र सही है, ध्यान रखिएगा, पहला और तीसरा। धूमकेतु चट्टान, बर्फ, धूल और गैस से बने होते हैं और कुइपर मेखला नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी छोर पर एक विशाल पट्टी है जहां प्लूटो स्थित है। इसलिए कथन पहला और तीसरा सही है। कथन दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से दूर यानी बाहर की तरफ होती है। यहाँ इसे उल्टा लिख दिया गया है, यानी सिर लिखा गया है। इसमें कहा है कि सिर सूर्य की तरफ नहीं, सिर होता है सूर्य से दूर और पूंछ होता है सूर्य की तरफ। तो ये कथन गलत था। सही क्या होगा कि सिर सूर्य की तरफ और पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता है। ठीक है ना। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जान लीजिए। हैली सौरमंडल का एक प्रसिद्ध आवर्ती धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष के अंतराल के बाद पृथ्वी से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। साथियों, धूमकेतु की पूंछ का सूर्य से दूर होने का मुख्य कारण है सौर पवन और सूर्य का विकिरण दबाव होता है जो गैसों को पीछे धकेलता है। वहीं कुइपर बेल्ट को सौर मंडल का सौर मलबे का क्षेत्र माना जाता है जहां से कई अल्पकालिक धूमकेतु उत्पन्न होकर आंतरिक सौरमंडल की ओर आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सभी लाइन आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 की किताब से लिए गए लाइन है। यही लाइन एग्जैक्ट उठा करके एग्जाम में पूछा जाता है जो आपको कठिन लगता है। आप भूगोल, आप ज्योग्राफी तो पूरे रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन वो छोड़ देते हैं जो एक्चुअल में एग्जाम का डिमांड है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है ना, एग्जाम में आपको पढ़ना क्या है, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे भाई ये जानना कि आपको छोड़ना क्या है। आपको पीएचडी नहीं करना है ज्योग्राफी में, आपको एसएसटी पे रिसर्च नहीं करना है, आपको वो पढ़ना है जो एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 में ज्योग्राफी लगा है। उतना पढ़िए। आपका 60 में से 55 प्लस नंबर नहीं आया तो आप आके कमेंट करके हमें कहिएगा कि सर नहीं हुआ ऐसा मेरा। ये मेरा गारंटी है कि 55 प्लस आएगा अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कर लिए लाइन बाय लाइन तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पे लिखा है कि ग्लोब पर खींची गई विभिन्न काल्पनिक रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। आइए कथन पढ़ते हैं। ध्यान रखिए, पहला कथन है, देखिएगा, पहला कथन है कि विषुववृत्त ग्लोब को 2 बराबर भागों यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, विषुववृत्त। दूसरा कथन है कि विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तीसरा है कि अक्षांश रेखाओं को मापने के लिए किलोमीटर इकाई का प्रयोग किया जाता है। चौथा है कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण की काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहते हैं, यानी 23.5 डिग्री, ठीक है ना, दक्षिणी रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब कौन सा कथन असत्य है बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका जो तीसरा कथन है वो असत्य है, इसीलिए हमारा सही विकल्प ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए कि विषुववृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके उत्तर भाग का उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुववृत्त से ध्रुवों तक के समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। इसलिए पहला, दूसरा और चौथा सत्य है, लेकिन तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि अक्षांशों को किलोमीटर में नहीं मापते हैं, अक्षांशों को अंश यानी डिग्री में मापते हैं। ध्यान रखिएगा, विषुववृत्त जिसे इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो पृथ्वी पर सबसे
बड़ा काल्पनिक वृत्त है। ठीक है ना। ध्यान रखिए मेरे भाई, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो 179 होती है यदि दोनों ध्रुवों को बिंदु माना जाए तो। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। साथियों, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा स्थित है जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। सवाल पूछा जाएगा भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है और कितने डिग्री पे है, तो साथियों 23.5 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा जो भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है, दो बराबर हिस्सों से मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कथन कारण वाले प्रश्न है। कथन कह रहा है कि चंद्रग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। कारण कह रहा है कि यह खगोलीय घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। इस स्थिति को वियुति कहते हैं। अब सही विकल्प बताइए, सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? चार विकल्प आपके सामने है, बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा मेरे भाई। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है, ये कथन तो सत्य है, लेकिन यह घटना पूर्णिमा को होती है और इस स्थिति को वियुति कहा जाता है। ठीक है ना। इसलिए ये जो कारण है ये भी सत्य है, मतलब ये जो चंद्र ग्रहण की घटना है वो पूर्णिमा को होती है और स्थिति को वियुति हम कहते हैं। दोनों बात तो सही है, लेकिन दोनों बातें वैज्ञानिक रूप से सही है, लेकिन इसका पूर्णिमा के दिन होना या वियुति कहलाना चंद्र ग्रहण की भौगोलिक प्रक्रिया यानी छाया पर पड़ने की व्याख्या नहीं कर रहा। इसलिए दोनों कथन अपने आप में स्वतंत्र रूप से सही है लेकिन एक दूसरे के पूरक नहीं है। ध्यान रखिए, चंद्रग्रहण को कभी भी खुली आंखों से देखने पर आंखों को नुकसान नहीं पहुंचता है, जबकि सूर्य ग्रहण को सुरक्षात्मक चश्मों के बिना देखना हानिकारक होता है। साथियों, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में छिप जाता है तो उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह काला होने के बजाय पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर आने वाले प्रकाश के कारण गहरे लाल रंग का दिखाई देता है जिसे ब्लड मून कहते हैं। ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा कि विषुवत रेखा से उत्तर में 66.5 डिग्री पर उत्तर ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री पर दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उष्णकटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होने के मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? यानी पृथ्वी का जो उष्णकटिबंध क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक गर्मी यानी ऊष्मा प्राप्त होने का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है, आपको बताना है। आइए बताइए, चार कथन आपके सामने हैं और आपको बताना है सही कथन। देखिए मेरे भाई, पहला कह रहा है कि सूर्य की किरणें हमेशा अत्यधिक तिरछी पड़ती है। दूसरा कह रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। तीसरा है कि यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के सबसे नजदीक स्थित है। और चौथा कथन कह रहा है कि यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता है। चारों में से बताइए चारों में से कौन भौगोलिक कारण है? देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्यों दूसरा उत्तर सही है? क्योंकि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसी कारण इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। इसलिए विकल्प दूसरा सही है। साथियों, ध्यान रखिएगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार पृथ्वी पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा के बीच पाया जाता है। साथियों, ये गोलार्ध है, ये बीच का विषुवत वृत्त है यानी इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे है। ठीक है ना। अब ध्यान रखिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी
उत्तरी अक्षांश पे है वो है कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। 23.5 डिग्री पे, कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री पे है उत्तरी अक्षांश, जो कर्क रेखा, ठीक है। वहीं 23.5 डिग्री पे दक्षिणी अक्षांश पे कौन सी रेखा है? वो है मकर रेखा। दोनों बात फिर से मैं आपको समझा दूं। ये है विषुवत ये है गोलार्ध, ये विषुवत वृत्त है जो 0 डिग्री पे है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है वो है कर्क रेखा, ठीक है ना। 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश पे है वो है मकर रेखा। और इन्हीं दोनों के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इस क्षेत्र में अत्यधिक ताप और उच्च आर्द्रता के कारण ही विश्व के सबसे सघन और जैव विविधता से भरपूर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। जैसे अमेजन वर्षा वन पाए जाते हैं। अमेजन वन है कहाँ? उष्णकटिबंधीय में। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ना, उसी में अमेजन है, ठीक है ना, इसी के बीच में ये उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। चलिए, सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण यहाँ ऋतुओं का बहुत अधिक स्पष्ट अंतर नहीं होता और वर्ष भर मौसम लगभग एक समान व गर्म बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान रखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुववृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तीसरा कथन है कि ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणें लगातार तिरछी होती जाती है। अब 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प क्या होगा बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी पहला और तीसरा कथन सही है। ध्यान रखिएगा, टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप दोनों ही एक अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं और ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, इसलिए कथन तीसरा भी सही है। लेकिन दूसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि ध्रुव वृत्त और ध्रुवों के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है और इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, न कि शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। बात क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़ें। देखिए, शीत कटिबंध में सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, जिसके कारण यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जैसी स्थिति बन जाती है। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच होता है, जहाँ का तापमान हमेशा मध्यम रहता है। आगे समझिए कि एक ही अक्षांश रेखा पर स्थित होने के बावजूद किसी स्थान की जलवायु वहाँ की समुद्र तल से ऊंचाई और महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण भिन्न हो जाती है। साथियों, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, यह है हमारा गोलार्ध, ठीक है ना। यह है विषुवत वृत्त, ठीक है, यानी इक्वेटर 0 डिग्री है। 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण तक, ठीक है ना, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण। क्योंकि सूर्य की किरणें ना इसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव डालती है, इसलिए यहाँ हमेशा गर्म मौसम रहता है, एक समान तापमान रहता है, जिसे उष्ण माने गर्मी होता है। तो इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण, यानी यहाँ से ये क्षेत्र और यहाँ 23.5 से 66.5 डिग्री का ये क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को मेरे भाई शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी शीत और उष्ण, ठंड और गर्मी दोनों हल्का हल्का रहता है, यानी यहाँ का मौसम सामान्य रहता है, इसलिए हम इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है ना। अब 66.5 डिग्री से लेकर के ध्रुव वृत्त तक, इधर भी उत्तर में भी 66.5 डिग्री से ध्रुव वृत्त तक, इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं और क्षितिज से ऊपर नहीं आती हैं,
इसलिए इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीत कटिबंध। शीत मतलब ठंडी, जहाँ हमेशा वर्ष भर ठंडी रहे उसे शीत कटिबंध कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा प्रधान या म्योत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। सत्य कथन बताना है, 4 विकल्प आपके सामने है। कह रहा है पहला कथन कि यहाँ इसका मान 90 डिग्री देशांतर होता है, यानी प्रधान या म्योत्तर का मान 90 डिग्री देशांतर होता है। यह रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, पृथ्वी को उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। तीसरा है कि इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। चौथा है कि इसके पूर्व वाले भाग को पश्चिम गोलार्ध कहा जाता है। मेरे भाई, जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर तीसरा है, ध्यान रखिए, तीसरा विकल्प सही है, बाकी के सभी विकल्प क्या हैं, गलत हैं। देखिए मेरे भाई, 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जिससे पूरी दुनिया के मानक का समय का निर्धारण होता है। साथियों, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं अलग अलग नहीं है, बल्कि यह ग्लोब पर एक ही रेखा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। साथियों, भारतीय मानक समय जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे GMT से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है कि प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों में विभक्त करती है। कारण कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के मिलन से बनने वाले भाग को क्रमशः पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। अब कौन सा विकल्प सही है ये आप बताइए, बताइए कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इस विकल्प के साथ ही ये प्रश्न मैं यहीं छोड़ रहा हूँ और फिर हम मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।